हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे बीएड फर्स्ट ईयर में, जो हमारा पहला बुक है जिसका नाम है नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठचर्या, उसमें हम लोग नवा चैप्टर पढ़ रहे थे। नवे चैप्टर का जो पार्ट 1 था वो हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे। आज हम लोग पार्ट 2 में नवे चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा और आज हम लोग पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ेंगे। जो हमारा पार्ट 1 था उसमें हम लोगों ने देखा गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ, गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, उद्देश्यों में तत्कालिक उद्देश्य, शिक्षा के व्यक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्य, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधि, कौन कौन सी शिक्षण विधियां थी, इन सबको हम लोगों ने विस्तार पूर्वक पढ़ा था। आज हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जो पहली विधि थी वो थी सृजनात्मक विधि, दूसरी मौखिक विधि और जो तीसरी थी वो सहसंबंध विधि, चौथी संगीत विधि और जो पांचवी थी वो थी सहयोग और स्नेह विधि। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था गांधी जी के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में हम लोगों ने पढ़ा था धार्मिक पृष्ठभूमि, वास्तविकता और मातृभाषा। फिर पढ़ा था गांधी जी के अनुसार शिक्षालय, गांधी जी के अनुसार शिक्षालय का वातावरण कैसा होना चाहिए तथा किस प्रकार शिक्षा दी जानी चाहिए, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग जो हमारा पार्ट 2 है उसमें देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी का योगदान। तो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी के कौन कौन से महत्वपूर्ण योगदान हैं उसको। गांधी जी अपनी विचारधाराओं तथा सेवाओं के माध्यम से भारत को ही नहीं संपूर्ण मानव जाति को जो कुछ भी दिया है उसका आंकना संभव नहीं है। गांधी जी ने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है। ठीक उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी के योगदान बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि उनके द्वारा प्रतिपादित शिक्षा योजना का प्रयोग भारत में अपनाया गया है। उसका मुख्य कारण था कि शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी एक प्रयोगवादी और व्यवहारिक व्यक्ति थे, जिन्होंने दक्षिणी अफ्रीका और भारत में शिक्षा के प्रयोग किए और सिद्धांतों को व्यवहार में प्रयुक्त किया। गांधी जी भारत में स्वतंत्रता के पूर्व प्रचलित शिक्षा प्रणाली के दोषों से अवगत थे और उसे सुधारने के लिए उन्होंने प्रयत्न भी किया। गांधी जी के बुनियादी शिक्षा के नाम पर आज देश में जिन शैक्षिक नीति नियमों का प्रतिपादन किया जा रहा है वह वस्तुतः अच्छी प्रणाली और शिक्षा विधि से संबंध रखती हैं और किसी भी अच्छे कहे जाने वाले विद्यालय के लिए अनिवार्य है। यह सत्य है कि गांधी जी ने अपने प्रयत्नों से शिक्षा की प्रणाली एवं शिक्षा की नीति में पुनर्नवीनीकरण ला दिया है। इससे देश की शिक्षा में एक रूपता आई है। इसका श्रेय गांधी जी को ही देना चाहिए, क्योंकि इससे शिक्षा की एक राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार करने में सहायता मिली है तथा देश की राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थिति के अनुरूप शिक्षा बनाई गई है। ये रहा गांधी जी का जो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान था। वो एक और महत्वपूर्ण योगदान है उसको हम लोग देख लेते हैं। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा जो शैक्षिक योगदान था वो थी उनकी वर्धा शिक्षा योजना। तो अब हम लोग देखेंगे जो है हमारी वर्धा शिक्षा योजना या बेसिक शिक्षा प्रणाली, उसको ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले बेसिक शिक्षा प्रणाली क्या थी। इसी को वर्धा शिक्षा योजना भी कहा जाता है। तो हम लोग देखेंगे बेसिक शिक्षा प्रणाली। बेसिक शिक्षा प्रणाली के प्रतिपादक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। वर्धा योजना को बुनियादी शिक्षा अथवा नई तालीम भी कहा जा सकता है, किंतु बेसिक शिक्षा प्रसिद्ध हो। बेसिक शब्द का अर्थ है आधारभूत, अतः स्पष्ट है कि इसे बेसिक शिक्षा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह शिक्षा राष्ट्रीय सभ्यता, संस्कृति एवं शिक्षा संगठन के आधार के रूप में प्रस्तुत की गई है। तो अब हम लोग देखेंगे बेसिक शिक्षा प्रणाली के आधारभूत सिद्धांत। तो जो हमने यहाँ आधारभूत सिद्धांत लिखे हैं उसको हम लोग एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जो बेसिक शिक्षा प्रणाली थी उसके आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से थे, ये पेपर में पूछा जा सकता है। तो जो पहला सिद्धांत था वो था अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा। अब हम लोग देखेंगे अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा क्या थी। महात्मा गांधी ने 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को संभव बनाने वाले शिक्षा योजना को जन्म दिया। इससे जन समुदाय शिक्षित होता है। और जो दूसरा सिद्धांत था वो था शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, मतलब शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को रखा जाए।
और जो हमारा नेक्स्ट सिद्धांत था वो था वास्तुकला पर आधारित, मतलब शिक्षा ऐसी हो जो वास्तुकला पर आधारित हो। पुरानी शिक्षा नीति पुस्तकीय कार्य उन क्रियात्मक विषयों का अभाव था जो व्यक्ति के भविष्य को स्वावलंबी बनाती है। कला के माध्यम से शिक्षा देने पर बालक में स्वावलंबन आएगा और शिक्षण विधि भी व्यवहारिक एवं सरल होगी। इसीलिए बालक को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हस्तकला पर आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए, ऐसा गांधी जी ने कहा। अब जो हमारा अगला सिद्धांत है उसको देखेंगे, सह संबंध है। गांधी जी ने सह संबंध के सिद्धांत को अपनाया। सभी विषयों जैसे इतिहास, भूगोल, गणित, कला, भाषा विज्ञान इत्यादि की शिक्षा को क्राफ्ट पर आधारित कर देने से विषयों में सह संबंध अपने आप स्थापित हो जाता है। हस्तकला के माध्यम से कक्षा 1 से लेकर 7 तक के सभी विषयों का क्रमिक ज्ञान बालक को दिया जाता है। तो ये रहा सह संबंध का सिद्धांत। अब हम लोग अगला देखेंगे, क्रियाशीलता। किस प्रकार से उन्होंने शिक्षा में क्रियाशीलता लाने की बात कही। इसको हस्तकला को प्रमुख विषय मानकर गांधी जी ने शिक्षण विधि को सक्रिय बनाना चाहते थे। उनका विचार था कि पुस्तकीय शिक्षा जो है वो लोगों को आक्रामक बनाती है, ऐसा इसमें कहा गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपना अगला, स्वावलंबी शिक्षा ऐसी हो जो स्वावलंबन को बढ़ावा दे। तो अब हम लोग देखेंगे स्वावलंबन का सिद्धांत क्या था। गांधी जी क्राफ्ट शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। स्वावलंबी दोनों अर्थों में, पढ़ते समय और पढ़ने के बाद भी। पढ़ते समय हस्तकला में बनी वस्तुओं को बेचकर और पढ़ने के बाद उसे व्यवसाय के रूप में अपनाकर। इस प्रकार से उन्होंने स्वावलंबन की बात कही। तो ये रहा हमारा बेसिक शिक्षा प्रणाली के आधारभूत सिद्धांत, जो था अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, वास्तुकला पर आधारित और सहसंबंध, क्रियाशीलता, स्वावलंबी। ये सब थे बेसिक शिक्षा प्रणाली के आधारभूत सिद्धांत। अब इसके बाद हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं वर्धा शिक्षा योजना। वर्धा शिक्षा योजना को किन किन नामों से जाना जाता है, पहले ये हम लोग जान लेते हैं। पहला तो वर्धा शिक्षा योजना हो गया, दूसरा हो गया नई तालीम, तीसरा बुनियादी शिक्षा और जो चौथा था वो था बेसिक शिक्षा। इन सभी नामों से वर्धा शिक्षा योजना को जाना जाता था। गांधी जी तत्कालीन शिक्षा से अत्यंत असंतुष्ट थे, क्योंकि यह शिक्षा केवल बुद्धि को सक्रिय करने पर विश्वास करती है, जबकि इसमें हृदय संस्कार की और संस्कार शारीरिक श्रम की पूर्ण उपेक्षा की गई है। वर्तमान शिक्षा के दोषों के निराकरण हेतु तथा अपने शैक्षिक प्रयोगों को राष्ट्रीय शिक्षा योजना का स्वरूप देने हेतु गांधी जी ने देश को बेसिक शिक्षा प्रणाली का एक उपहार दिया। अब हम लोग देखेंगे बेसिक शिक्षा के उद्देश्य। बेसिक शिक्षा के कौन कौन उद्देश्य थे, इसको हम लोग देखेंगे। अब जो बेसिक शिक्षा का पहला उद्देश्य था वो था शारीरिक एवं मानसिक विकास करना। शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए जो बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास कर सके। तो इसको हम लोग थोड़ा विस्तार में देखते हैं। गांधी जी इस तथ्य से अवगत थे कि मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है, इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम उसके शारीरिक एवं मानसिक विकास पर बल दिया और तदनुकूल शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण करने पर बल दिया। तो हम लोग देखते हैं अपना अगला उद्देश्य जो है सांस्कृतिक विकास। किस प्रकार से शिक्षा के माध्यम से बच्चों का सांस्कृतिक विकास किया जाए। गांधी जी के अनुसार यदि किसी स्थिति में पहुंचकर कोई पीढ़ी अपने पूर्वजों के प्रयासों से पूर्णतया अनभिज्ञ हो जाती है या उसे अपनी संस्कृति पर लज्जा आने लगती है तो वह नष्ट हो जाती है। इसीलिए उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए बेसिक शिक्षा का विधान किया था। और जो हमारा अगला उद्देश्य उसको देखेंगे, नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना। गांधी जी चरित्र बल के महत्व को जानते थे। उनके साथियों ने भी शिक्षा द्वारा बच्चों के चरित्र निर्माण पर बल दिया। यह बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य था। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला उद्देश्य आध्यात्मिक विकास। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से है। तब स्पष्ट है कि गांधी जी शिक्षा द्वारा मनुष्य का आध्यात्मिक विकास भी कराना चाहते थे,
पर इसके लिए वे किसी धर्म की शिक्षा दिए जाने के पक्षधर में नहीं थे। मतलब बिना धार्मिक शिक्षा के ही आध्यात्मिक विकास किया जाए। जो अगला प्रमुख उद्देश्य था वो था नागरिकता का विकास। बेसिक शिक्षा के अनुसार किसी भी राष्ट्रीय नागरिकों के लिए यह आवश्यक होता है कि वे राष्ट्र के नियमों का पालन करें, राष्ट्र के प्रति वफादार हों, अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने अधिकारों की रक्षा करें, और यह तभी संभव है जब नागरिकता का विकास होगा। तो ये रहा गांधी जी की बेसिक शिक्षा के जो उद्देश्य थे वो। अब हम लोग देखते हैं बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। उद्देश्य हम लोगों ने देख लिया, अब इसकी प्रमुख विशेषताएं हम लोग देखते हैं कौन कौन सी है। ये जो पूरे बेसिक शिक्षा योजना या वर्धा शिक्षा योजना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब हम लोग देखते हैं बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। जो पहली विशेषता थी वो थी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा। गांधी जी ने अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जिससे सभी बालकों तक शिक्षा पहुंच सके। 6 से 19 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा, मतलब 6 से 19 वर्ष तक के जो बालक हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा थी। मतलब उनको हर हाल में शिक्षा मिलनी चाहिए। जो शिक्षा थी वो कंपलसरी थी 6 से 19 वर्ष तक के बच्चों के लिए वर्धा शिक्षा योजना में। जो अगली विशेषता वो है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा। जो शिक्षा का माध्यम है वो मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा का महत्व गांधी जी के अनुसार बच्चों के लिए उनकी माता के दूध के समान थी। बच्चे किसी प्रकार की शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से आसानी से ग्रहण भी कर सकते हैं और व्यक्त भी। जो प्रमुख विशेषता थी वो थी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा। और जो अगली विशेषता वो आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पर बल। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक के आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पर बल देती हो। और जो हमारी अगली विशेषता वो है स्वतंत्रता प्रधान शिक्षा। शिक्षा का माध्यम जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए, पूर्णतः स्वतंत्र रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। जो अगली विशेषता वो है अहिंसा पर आधारित शिक्षा। शिक्षा का माध्यम अहिंसा पर आधारित हो, न कि हिंसा पर। जो अगली विशेषता वो आदर्श नागरिकता की शिक्षा। बच्चों को आदर्श नागरिकता की शिक्षा दी जानी चाहिए। ये रही हमारी बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अब हम लोग अपना अगला देखते हैं जो है बेसिक शिक्षा के गुण। बेसिक शिक्षा के कौन कौन से गुण हैं उसको हम लोग विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे बेसिक शिक्षा के गुण। इसमें जो पहला गुण है वो आत्मनिर्भर योजना। उस समय सरकार के पास अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। बेसिक शिक्षा के हस्तकौशलों पर आधारित कर उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विक्रय से स्कूलों का व्यय निकालने का विचार बड़ा उपयोगी लगता है। ऐसा नहीं हो पाया, वह दूसरी बात है। और जो हमारा अगला गुण है वो है मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर बल। बेसिक शिक्षा में मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक, व्यवसायिक और आध्यात्मिक विकास पर बल दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगली जो अगला बेसिक शिक्षा का गुण है उसको, क्रिया प्रधान शिक्षा विधि। जो शिक्षा की विधियां थी वो क्रिया प्रधान थी। बेसिक शिक्षा में वास्तविक परिस्थितियों में वास्तविक क्रियाओं में भाग लेते हुए स्वयं के अनुभव से सीखने के अवसर दिए जाते हैं। यह सीखने की मनोवैज्ञानिक विधि है। जो हमारा अगला गुण है उसको देखते हैं वर्ग विभेद की समाप्ति। जो वर्ग विभेद था वो उसका समापन किया गया। हमारे देश में जात, धर्म और श्रम आदि अनेक आधारों पर अनेक प्रकार के वर्ग हैं। बेसिक शिक्षा में सबके लिए समान शिक्षा और सबके लिए समान सेवा कार्य की व्यवस्था की गई है। इन सबसे वर्ग भेद समाप्त नहीं तो कम किया जा सकता है। अगला जो गुण है उसको देखते हैं शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। वैसे तो गांधी जी के समय तक अंग्रेजों ने भी प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अर्थात क्षेत्रीय भाषा को ही बना दिया था, पर इसके साथ अंग्रेजी माध्यम के प्राथमिक स्कूल चल रहे थे। गांधी जी ने केवल मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने पर बल दिया। तो ये रहा हमारा बेसिक शिक्षा के गुण। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा अगला टॉपिक है उसको बेसिक शिक्षा के दोष।
सैद्धांतिक दृष्टि से बेसिक शिक्षा के चाहे जितने गुण गिनाए जाएं, उसकी प्रशंसा की जाए, पर व्यवहारिक रूप से यह एकदम असफल रही। इसकी कमी असफलता के कारण या दोष निम्नलिखित हैं, जिनमें से पहला है अपूर्ण योजना। बेसिक शिक्षा योजना को अपूर्ण योजना कहा गया। वैसे तो इसे राष्ट्रीय योजना कहा जाता है, परंतु वास्तव में यह केवल अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की योजना थी। इसमें केवल ग्रामीण बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया, नगरीय बच्चों की आवश्यकताओं को नहीं। मतलब इसमें ग्रामीण शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया गया, नगरीय बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। इस प्रकार से इसे अपूर्ण शिक्षा योजना कहा जा सकता है। जो दूसरा दोष है वो है हस्त कौशलों पर अत्यधिक बल। बेसिक शिक्षा में सबसे अधिक बल हस्त कौशलों की शिक्षा पर दिया गया है। इसे पाठ्यक्रम का केंद्रित विषय बनाया गया है और इसी के माध्यम से अन्य सब विषयों एवं क्रियाओं की शिक्षा देने पर बल दिया गया है। इसके साथ अन्य क्रियाओं को कम महत्व देने से बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है। अब हमारा जो अगला दोष है वह कच्चे माल की बर्बादी। छोटे छोटे बच्चों से उत्पादन की आशा करना कोरी कल्पना का विषय है। जो कुछ भी बच्चे स्कूलों में बनाते हैं वह उपयोग के योग्य नहीं होता, उसे बाजार में नहीं बेचा जा सकता। इस योजना में कच्चे माल की बर्बादी के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं लगता। तो ये भी एक दोष हो गया। और जो हमारा अगला दोष है उसको देखते हैं, उच्च शिक्षा के संबंध में अभाव। मतलब जो उच्च शिक्षा थी उसके संबंध में अभाव पाया गया। बेसिक शिक्षा 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा है। इसके पाठ्यक्रम का उच्च शिक्षा से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इस योजना में ऐसा लगता है कि इसके बाद बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं। तो ये रहा उच्च शिक्षा के संबंध में अभाव। उसके बाद हम लोग अपना अगला और आखिरी दोष देखते हैं, जो है समय और भक्ति का अपक्षय। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हस्त कौशल में दक्षता प्रदान करना संभव नहीं है। बेसिक शिक्षा में न तो बच्चों को किसी हस्त कौशलों में दक्ष किया जा सका और न उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं से स्कूल का व्यय निकाला जा सका, जिससे समय और शक्ति दोनों का अपव्यय हुआ। तो ये रहा हमारा नवा चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने आज देखा वर्धा शिक्षा योजना के उद्देश्य, वर्धा शिक्षा योजना की प्रमुख विशेषताएं, जो बेसिक शिक्षा के गुण थे उनको, और जो दोष थे उनको भी हम लोगों ने विस्तार पूर्वक पढ़ा। आज इसी के साथ जो हमारा नवा चैप्टर था, जो हमारा फर्स्ट पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम, वो भी खत्म होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग जो हमारा सेकंड पेपर बीएड फर्स्ट ईयर का है उसको पढ़ेंगे, जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि। कल से जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग जो हमारा सेकंड बुक है उसको चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।